हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको फॉरेक्स कार्ड की एक बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा एंड वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपको फॉरेक्स कार्ड के बारे में पता होनी चाहिए। वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा फॉरेक्स कार्ड लिया है एंड एट द एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए कौन सा फॉरेक्स कार्ड बेस्ट रह सकता है। ऑल्सो आई वॉज एन एक्टिव ऑन यूट्यूब सिंस लास्ट 10 days बिकॉज आई गॉट माई स्पेक्स रिमूवल आई सर्जरी डन एंड आई वॉजेंट अलाउड टू यूज़ फ़ोन एंड लैपटॉप, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। बट नाउ आई विल स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोज़ मोर frequently. Also, if you're new to this channel, do subscribe it because I'm posting many informational videos for study abroad aspirants. Now, without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स कार्ड। तो फॉरेक्स कार्ड क्या होता है? ये आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे ही दिखते हैं एंड एक प्रीपेड कार्ड होता है एंड इसमें आप बेसिकली किसी भी और करेंसी में अमाउंट स्टोर करके रख सकते हो। सपोज आपके पास INR है एंड आप UK जा रहे हो, तो उस केस में आप UK की जो करेंसी है पाउंड्स, उसमें ऑलरेडी पैसे कन्वर्ट करके फॉरेक्स कार्ड में स्टोर कर लोगे एंड देन आप अपने फॉरेक्स कार्ड को यूज़ कर सकते हो कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, स्वाइप करने के लिए या फिर ATM से पाउंड्स विड्रॉ करने के लिए जब आप UK में पहुंच जाओगे। नाउ कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ फॉरेक्स कार्ड्स। तो फॉरेक्स कार्ड्स दो तरीके के होते हैं, एक तो मल्टी करेंसी और एक सिंगल करेंसी। मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड में आप डिफरेंट करेंसीज अपने फॉरेक्स कार्ड में स्टोर कर सकते हो, वेयर एज इन सिंगल करेंसी आप सिर्फ एक ही करेंसी उसमें स्टोर कर सकते हो। यूजुअली पीपल रेकमेंड टू गेट मल्टी करेंसी कार्ड बिकॉज सपोज आप UK में हो एंड आपको UK से छुट्टी मनाने किसी और कंट्री में जाना जहाँ पे कोई और करेंसी चलती है, तो उस केस में आप सेम फॉरेक्स कार्ड में वहाँ की करेंसी भी स्टोर कर सकते हो, आपको एक नया फॉरेक्स कार्ड नहीं लेना होगा। तो इसलिए पीपल रिकमेंड टू गेट मल्टी करेंसी कार्ड एंड मैंने भी मल्टी करेंसी कार्ड ही लिया है। HDFC से आई हैव गॉट मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड एंड इसके बारे में मैं आपको आगे काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। नाउ यू विल आस्क कि अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स इनेबल्ड हैं, तो आपको फॉरेक्स कार्ड चाहिए ही क्यों? तो इसके कुछ रीजंस है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फॉरेक्स कार्ड का जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि ये सपोज आपके पास INR है तो उसको आप किसी और करेंसी में कन्वर्ट करके अपने फॉरेक्स कार्ड में स्टोर कर लोगे। तो जिस टाइम आप उसको कन्वर्ट करके स्टोर करोगे उस टाइम जो एक्सचेंज रेट होगा उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपकी करेंसी कन्वर्ट होके आपके फॉरेक्स कार्ड में आ जाएगी। बट अगर आप किसी डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर करेंसी कन्वर्जन रेट ऊपर चला गया तो सेम ट्रांजैक्शन आपके लिए महंगी हो जाएगी, ऑल्दो वो नीचे गया तो सस्ती भी हो जाएगी, बट करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी कि आपकी टोटल कॉस्ट जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ज़्यादा आएगी या कम आएगी, वेयर एज इन फॉरेक्स कार्ड वो फिक्स हो जाती है जब आप अपने पैसे कन्वर्ट करते हो। दूसरी चीज़, जब आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में आपको करेंसी कन्वर्जन चार्ज देना पड़ता है। इन केस ऑफ HDFC बैंक इट इज़ 3.5%। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो दूसरी कंट्री में जाके अपने यहाँ की डेबिट कार्ड से तो आपको 3.5% चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि फॉरेक्स कार्ड्स के केस में नहीं होता। उसमें आप ऑलरेडी क्योंकि फॉरेन करेंसी में पैसे स्टोर कर लेते हो तो कोई करेंसी कन्वर्जन चार्ज लगता ही नहीं है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने HDFC का मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड लिया है। मैंने 23 अगस्त को अपना फॉरेक्स कार्ड इशू कराया। उस दिन फॉर्चुनेटली जो कन्वर्जन रेट था वो काफ़ी कम चल रहा था। यूजुअली पाउंड टू INR कन्वर्जन रेट 103 रुपीज़ के आसपास चल रहा होता है, बट मेरे को जो कन्वर्जन रेट उस दिन मिला था वो 101.33 पाउंड्स था। तो जो आपका कन्वर्जन रेट होता है वो तो जो आपको गूगल पे दिखता है वो तो होता है एक्चुअल कन्वर्जन रेट, उसके ऊपर बैंक अपना चार्ज भी लगाता है बेसिकली जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करता है। तो जैसे कि मैं 23 अगस्त को फॉरेक्स कार्ड लेने गया तो उस दिन जो गूगल पे कन्वर्जन रेट था पाउंड टू INR दैट वाज 101.33 रुपीज़। बट जब मैं बैंक में फॉरेक्स कार्ड इशू कराने गया तो उन्होंने जो कन्वर्जन रेट मुझे चार्ज करा वो था अप्रॉक्सीमेटली 103 रुपीज़ फॉर ईच पाउंड एंड दैट इज़ बिकॉज जो बीच का मार्जिन होता है उससे बैंक अपनी इनकम जनरेट करता है, उसी से बैंक पैसे कमाता है। तो वो आपको हर बैंक में देने पड़ेंगे, किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको जो एक्चुअल कन्वर्जन रेट है उससे ऊपर ही अमाउंट पे करना पड़ेगा जब आप अपने पैसे कन्वर्ट करा के फॉरेक्स कार्ड में डालते हो। कमिंग टू द इनिशियल परचेज कॉस्ट ऑफ फॉरेक्स कार्ड, तो मैं HDFC बैंक में गया था एंड इस फॉरेक्स कार्ड के लिए मेरे को कोई भी चार्ज नहीं पे करने पड़े। ऑल्दो मैं गूगल पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे को दिखा था कि HDFC फॉरेक्स कार्ड में I might need to pay 500 rupees, but in my case बैंक ने मुझे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करा, so it's a plus point only. Now coming to ATM withdrawal, तो जैसे आप इंडिया में ATM से पैसे विड्रॉ करते हो उसकी कोई फ़ी नहीं होती, तो it's not like that
इन द केस ऑफ फॉरेक्स कार्ड, जब आप बाहर किसी और कंट्री में पैसे विड्रॉ करते हो, तो जब भी आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करोगे, इन केस ऑफ यूके इफ़ यू आर यूजिंग HDFC फॉरेक्स कार्ड, तो आपके पर ट्रांजैक्शन 1 पाउंड डिडक्ट होंगे। तो इसलिए काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप पैसे विड्रॉ करो तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करो, छोटा छोटा अमाउंट ना करो, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन पे आपको 1 पाउंड ATM विड्रॉल फ़ी पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आप ATM से अपनी बैलेंस चेक करते हैं फॉरेक्स कार्ड का, उसके लिए भी आपको 0.5 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे। तो आपको जब भी पैसे चेक करने हो तो आप नेट बैंकिंग से फ्री में करना, ATM से मत करना। इसके बाद आता है नेट बैंकिंग लोडिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके फॉरेक्स कार्ड में नेट बैंकिंग लोडिंग का ऑप्शन है तो आप कहीं पे भी बैठे बैठे अपने नेट बैंकिंग को यूज़ करके अपने फॉरेक्स कार्ड में पैसे डाल सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, बिकॉज अगर आपके में नेट बैंकिंग लोडिंग का ऑप्शन नहीं है तो उस केस में जब भी आपको पैसे डलवाने होंगे तो आपको अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना पड़ेगा और उनको बैंक में जाके आपके फॉरेक्स कार्ड का रिचार्ज कराना पड़ेगा। ठीक है, सो ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाती है, आपके पेरेंट्स के लिए भी एक इनकन्वीनियंस हो जाएगी। तो इसलिए आप ये चेक करना कि जब भी आप फॉरेक्स कार्ड लो उसमें नेट बैंकिंग लोडिंग का ऑप्शन है कि नहीं। बाय द वे HDFC बैंक में नेट बैंकिंग का ऑप्शन है जिसमें मैं फॉरेक्स कार्ड में नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे डाल सकता हूँ। कमिंग टू कार्ड ब्लॉकिंग, सो HDFC फॉरेक्स कार्ड को आप नेट बैंकिंग एंड फ़ोन सपोर्ट के थ्रू ब्लॉक करा सकते हैं, तो ये भी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो अगर मैं आपको बताऊं मेरे को कितने दिन में फॉरेक्स कार्ड मिला, तो मैं 23 अगस्त को गया था एंड सेम डे मुझे हैंड टू हैंड उन्होंने फॉरेक्स कार्ड बनवा के दे दिया। एक बार आप अपने बैंक में फ़ोन करके पूछ लेना कि वो आपको कितने दिन में फॉरेक्स कार्ड दे देंगे, बिकॉज अगर वो 1 हफ्ता लगाएंगे तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं कि आपको कौन सा फॉरेक्स कार्ड लेना है और वो आपको कितने टाइम में मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि फॉरेक्स कार्ड जब आप लेते हैं, सपोज़ मैंने HDFC का फॉरेक्स कार्ड लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसको इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकता। फॉरेक्स कार्ड जो होता है इट टेक्स 1 वर्किंग डे टू गेट एक्टिवेटेड। 1 वर्किंग डे के बाद आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ अपने माइंड में रखना। नाउ यू विल आस्क कि जो HDFC है वो तो 1.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो इवन दो कन्वर्जन रेट 101.33 रुपीज़ है पाउंड टू INR, बट HDFC 103 INR चार्ज कर रहा है, तो ये तो एक्सपेंसिव हुआ। तो उस पैसे से बचने के लिए आप और भी फॉरेक्स कार्ड के ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नियो ग्लोबल करके एक कार्ड होता है जिसमें आपके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही मिनिमल होते हैं जब भी आप क्या कहते हैं अपना फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो नियो ग्लोबल को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उनका एक ऐप होता है, ज़ीरो कॉस्ट उनकी फ़ी होती है कार्ड की, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो उसको आप अपने साथ रख सकते हैं एंड उससे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते हैं पर ट्रांजैक्शन जो कि कन्वर्जन रेट में ऐड करते हैं बैंक्स, वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होता है, तो आपके पैसे बच जाते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप 2 फॉरेक्स कार्ड्स अपने साथ रखें। एक तो एक रेप्यूटेड बैंक का जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया और भी बड़े बैंक्स होते हैं, एंड एक फॉरेक्स कार्ड नियो ग्लोबल जैसा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जैसे नियो ग्लोबल है उसके साथ मेरे को 1-2 बार इशू हुआ था कि मेरे को एक ट्रांजैक्शन करनी थी बट वो हो नहीं पा रही थी फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। तो इस केस में मैंने नियो ग्लोबल से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया तो मैंने HDFC यूज़ करा, वो एकदम क्लियर हो गया। तो जब भी आपके पास एक बड़े बैंक का फॉरेक्स कार्ड होता है तो उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होती हैं, ठीक है। तो इवन दो वो थोड़ा आपसे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, बट आपको एक एश्योरिटी है कि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो काम करेगी, किसी भी टाइम कोई ग्लिच नहीं आएगा या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि नियो ग्लोबल अच्छा कार्ड नहीं है, उससे आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी, बट जस्ट इन केस कोई भी इशू आता है तो आपके पास एक और फॉरेक्स कार्ड है एक अच्छे बैंक का जिसमें आपको एश्योरिटी है कि चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। एंड सॉरी आज बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस थी। यूजुअली आई शूट वीडियोस रात में, बट मैं दिन में शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी दिन से ये वीडियो डिले हो गई थी एंड आई डिडंट वांट टू डिले इट फर्दर, सो सॉरी फॉर दैट। एंड आई विल बी मेकिंग मैनी मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर आपके लिए जो हेल्पफुल होंगी कोविड टेस्ट के ऊपर, जो बाहर जाते हुए जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने चाहिए उसके ऊपर। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरे माइंड में जो मैं शूट करूँगा। आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।